हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयंत घोष। आज हम लोग देख रहे हैं कि यूजीसी नेट जियोग्राफी के लिए हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा यूनिट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा यूनिट है थोड़ा कम यूनिट है, यानी उस हिसाब से आप अपना टाइम को एलोकेट कर सकते हैं। आपका एफोर्ट उस हिसाब से अगर एलोकेट होंगे तो यूजीसी नेट के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो इम्पोर्टेंट यूनिट्स फॉर यूजीसी नेट दिसंबर। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं यूजीसी नेट के लिए। अगर आप यूजीसी नेट को देखेंगे तो उसमें दो पेपर होता है। फर्स्ट पेपर 50 मार्क्स का, सॉरी फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन का है, 100 मार्क्स का। और सेकंड पेपर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। तो कुल मिला के 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आपको करना होता है। तो क्वेश्चन यूजीसी एनटीए ने जो बोला है, क्वेश्चन होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, एमसीक्यू होगा, लेकिन ऑनलाइन या ऑफलाइन वो ओएमआर बेस होगा। ठीक है। और पीएचडी नेट जेआरएफ इसके लिए टोटल मार्क्स इंक्लूडिंग बोथ पेपर, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो टोटल मार्क्स आता है आपको, उसके हिसाब से आपको नेट हो, जेआरएफ हो या पीएचडी, अभी अभी जो नया कैटेगरी आया है, उन तीनों में से किसको मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये टोटल मार्क्स डिसाइड करेगा। तो आपका टोटल जो क्वेश्चन है, सॉरी ये टोटल क्वेश्चन है 150, क्योंकि फर्स्ट पेपर के लिए 50 और 100 है सेकंड पेपर के लिए। उसके लिए टाइम आपका कितना है 180। 180 आपको डिवाइड नहीं करेगा, एक वन गो में 3 आवर्स में आपको 150 क्वेश्चन देना है। तो अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। अभी तक इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। अच्छा, इसमें दो चीजें याद रखना है। अगर क्वेश्चन गलत है, यानी एनटीए ने अगर आपको क्वेश्चन गलत दिया है, वो दो हो सकता है। या तो हो सकता है कि जो 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से कोई भी उसका सही आंसर नहीं है। अगर ऐसा है तो आपने क्वेश्चन अटेंड किया, आपको नंबर मिलेगा। अगर ऐसा है कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें दो ऑप्शन सही है, तो आपने अगर उन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया तो आपको आंसर नहीं आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो आंसर सही नहीं है, यानी बी और सी है, इस केस में अगर उन दोनों में से किसी ने सिलेक्ट किया तो आपका वो आंसर नहीं होगा, यानी आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो इसके साथ साथ हम लोग पेपर 1 का अगर सिलेबस देखेंगे, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी एंड पीपल एंड एनवायरनमेंट है। अगर आप जियोग्राफी पेपर की बात करेंगे तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, जिसमें बायोजियोग्राफी और सॉइल जियोग्राफी का कुछ कुछ हिस्सा उसके साथ मिला हुआ है। उसके साथ एक यूनिट है सोशल कल्चरल पॉलिटिकल, उसके साथ और एक यूनिट है सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन जियोग्राफी, उसके साथ है एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड रिसोर्स जियोग्राफी। इन चारों मिला के होता है सॉरी इन चारों मिला के होता है इकोनॉमिक जियोग्राफी। उसके साथ साथ रीजनल प्लानिंग। इन पूरा मिला के एक यूनिट है, यानी एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, जियोग्राफिकल थॉट एक यूनिट है 8। उसके साथ इंडियन ज्योग्राफी है और जियोग्राफिकल टेक्निक, जिसमें कार्टोग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक, स्टैटिस्टिक्स, और अभी के लिए ये बेसिन मॉर्फोमेट्री से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुल मिला के जियोग्राफी के लिए आपको पढ़ना है। अच्छा, तो हम लोग अभी देखते हैं कि जियोग्राफी में बहुत सारा यूनिट पढ़ना है। अभी हम लोगों को 10 यूनिट दिया है। आपने शायद ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी बुक पढ़ा है, तो आपको पता है कि कितना वास्ट हो जाता है। अभी आप लोगों ने जो पढ़ा है वही है। तो हम लोगों ने यहाँ 10 यूनिट ले लिया, जो 10 यूनिट आपको पिछले बोला। यहाँ पे एनटीए आने के बाद जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, ज़्यादातर एग्ज़ाम हम लोगों के पास यहाँ पे है, तो हालाँकि पूरा नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 7 पेपर लिया है। 7 पेपर में आपको मैं यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करके बता रहा हूँ कि हर एक यूनिट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ये हम लोग क्यों करेंगे? पीवाईक्यू के अगर इस हिसाब से हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर लें कि एक यूनिट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग उस हिसाब से टाइम देंगे, उस हिसाब से एफर्ट देंगे। हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा इन 10 में से आपका कुछ ऐसा पोर्शन है जो आपको अच्छा लगता है और एनटीए में यानी यूजीसी नेट में भी वो आता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आप फ़ायदे में हैं। अगर आपका ऐसा है कि यहाँ पे जो है वहाँ से क्वेश्चन कम आता है, लेकिन आपने वहाँ से स्पेशलाइज़ेशन करके रखा है, तो आपको वहाँ से अपना जो फ़ोकस है वो उसको हटा के जहाँ एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ रहा है, उसको पढ़ना है। तो आप जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इकोनॉमिक जियोग्राफी एंड रीजनल प्लानिंग, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल थॉट, टेक्निक्स इन जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी, ये है हमारा 10 यूनिट।
तो अभी हम लोग देखेंगे, ये मैंने जो टेबल बना दिया है, यहाँ पे ऊपर में जो लिखा है वो कौन सा एग्जाम शिफ्ट यानी कौन सा ईयर में हुआ था या फिर कौन सा शिफ्ट में हुआ था। कभी कभी एग्जाम कोविड की वजह से साल में एक बार हुआ है, कभी कभी 2 बार हुआ है, तो उसको आपको देखना है। जियोमॉर्फोलॉजी से कितना क्वेश्चन आया है, कौन सा साल में, ये मैंने लिखा है। उसके साथ साथ नीचे क्लाइमेटोलॉजी में कौन सा क्वेश्चन आया है, यानी जियोमॉर्फोलॉजी दिसंबर 2023 में कितना 9, 2021 में कितना 10, 2021 शिफ्ट 2 में 8, उसके साथ दिसंबर 12, दिसंबर 2019 14, जून 2019 में 8, दिसंबर 2019 में सॉरी 2018 में 9 क्वेश्चन आया है। तो यानी ये जो कॉलम है यहाँ पे आपका पास यूनिट दिख रहा है, यहाँ पे जो रो है वहाँ पे ईयर वाइज या कौन सा एग्जाम शिफ्ट में कैसा हुआ उसका बता रहा है। तो अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी को देखेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी को पहले हम लोग 2 चीज़ कर रहे हैं इसके लिए। एक तो है रेंज देखेंगे और दूसरा है एवरेज। ये क्या बोलते हैं, रेंज क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं स्प्रेड। ये कोई भी एक एग्जाम के यहाँ पे जो अगर इस केस पे अगर देखेंगे तो जो क्वेश्चन आया है वो कितना रेंज पे रिलाई कर रहा है, यानी उसका हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है। इसको हम क्यों करेंगे, अगर हाईएस्ट और लोएस्ट आप करेंगे तो आपको ये पता होगा कि इस केस में यानी जियोमॉर्फोलॉजी अगर पकड़ लेंगे तो यहाँ से सबसे कम कितना क्वेश्चन आया था, सबसे ज़्यादा कितना क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक आया, ये गारंटी नहीं हो रहा है, ये एंश्योर नहीं कर रहा है कि अगले साल में ही आएँगे, लेकिन आपको एक मोटा-मोटा आइडिया दे सकता है कि आपको कितना क्वेश्चन पिछले आया था, कितना क्वेश्चन आ रहा है, यानी किस रेंज में क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको उस एक यूनिट में चाहिए, यानी अगर रेंज देखेंगे तो वो एक सेट्स ऑफ डेटा होगा। अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर चाहेंगे तो उसके लिए आपको एवरेज निकालना है। आपको पता है ये एवरेज कैसे निकलता है? तो रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में कितना गैप है वो है रेंज। अच्छा, एवरेज कैसे निकलेंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, हमारे केस में 7 साल है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 7 साल में टोटल कितना क्वेश्चन आया है, डिवाइडेड बाय 7। उस हिसाब से हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आप ये कोशिश करेंगे कि अगले साल कितना क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी तो ये। लेकिन आप थोड़ा ब्रॉड सेंस में देखेंगे कितने से कितना क्वेश्चन के बीच में आ सकता है, तो ये एनसीओ नहीं कर रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगले बार भी यही आएँगे, लेकिन एक मोटा-मोटा प्रोसेस लेके आप जा सकते हैं। तो आपको ये कैसे करना है? हाँ, तो यहाँ पे देखिए, अब जियोमॉर्फोलॉजी से सबसे ज़्यादा आपको कितना क्वेश्चन दिख रहा है? 14। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन 2 टॉपिक के बीच में यानी दोनों को जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अपने हिसाब से किसी एक पे रखा हूँ। आप अगर अपने हिसाब से उसको किसी और जगह पे रखा है तो ये जो टेबल है ये थोड़ा वैरी करता है। बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। फिर भी हम लोग अगर आइडेंटिफ़ाई करेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन 14 सबसे ज़्यादा, सबसे कम कितना है 8, यानी 8 से 14 के बीच में आएगा जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन, जो कि अच्छा माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 यूनिट है जिसमें 100 क्वेश्चन आएगा। तो हाइपोथेटिकली अगर हर एक सेक्शन में इक्वल क्वेश्चन आएगा तो आपको कितना होना चाहिए, ये 10, यानी पर यूनिट में 10 क्वेश्चन अगर आएँगे तो 10 यूनिट से 100 हो जाता है। ये हाइपोथेटिकली है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में ये ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 14 है। तो वो यानी जियोमॉर्फोलॉजी में ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसको उस हिसाब से इम्पोर्टेंस देंगे। अच्छा, क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी से सबसे कम कितना है 8, सबसे ज़्यादा कितना है 15, यानी आपके लिए क्लाइमेटोलॉजी और थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। अच्छा, ओशियनोग्राफी देखेंगे सबसे कम कितना 4, ज़्यादा कितना 11। उसी तरह एनवायरमेंटल ज्योग्राफी अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 16, सबसे कम कितना है 4, 4 2 जगह है। अच्छा, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए हमारा एक प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर फास्ट पेपर पढ़ रहे हैं, फास्ट पेपर में भी एनवायरमेंट एक सेक्शन है। तो ये अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी कुछ-कुछ क्वेश्चन हेल्प हो जाएगा आपका। तो अगर पॉपुलेशन ज्योग्राफी देखेंगे तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है 13 और सबसे कम 7। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखेंगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए 18 क्वेश्चन आया है 2 साल में, सबसे कम भी देखेंगे तो 10, यानी हमारा आइडियली जो हर एक यूनिट से आना चाहिए वो या उससे ज़्यादा ही आता है। सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5। ज्योग्राफिकल थॉट एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाकी जितना भी टॉपिक है वहाँ पे जितना पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफिकल थॉट रिलेटिवली कम ही पढ़ के वो मतलब कॉस्ट इफेक्ट रेशियो जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो जियोग्राफिकल थॉट में सबसे कम कितना है 8, सबसे ज़्यादा 15। अगर टेक्निक्स देखेंगे, टेक्निक्स में आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 19 और सबसे कम कितना है 8, 8 दोनों जगह है।
और इंडियन ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा कितना है 23, सबसे कम 4। यहाँ पे टेक्निक ज़्यादा पूछ लिया, ये कम। तो अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको एक डेटा सेट ऑफ डेटा दिख रहा है कि अगले बार इस रेंज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस हिसाब से आप तैयार करेंगे कि कौन सा चीज़ को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, कौन सी चीज़ को आप कम इंपॉर्टेंट देंगे, हम उसको भी देखेंगे। अगर आप एक यूनिट में चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर अगर बोलेंगे कि इसमें सर इतना ही क्वेश्चन आएगा, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो आपको क्या करना है, पहले इसको जोड़ यानी जोड़ देना है, प्लस 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 कुल मिला के 70, क्योंकि हम लोगों ने 7 पेपर लिया तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना निकल गया 10। इसी हिसाब से आपको टोटल और एवरेज निकलना है। मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा है। तो आपको मैंने जो रेंज बोला वो आपको यहाँ पे दिख रहा है और एवरेज जो बोला वो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, मैंने तो रेंज आपके लिए बोल दिया। जियोमॉर्फोलॉजी से देखिए 10, क्लाइमेटोलॉजी से 11 प्लस प्लस पॉइंट के साथ क्वेश्चन जो हम लोग एवरेज निकल रहे हैं वहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं, हालांकि एग्जाम में पॉइंट में क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसलिए प्लस लिख के रखा हूँ। अच्छा, ओशिनोग्राफी 6 प्लस, एनवायरमेंटल जियोग्राफी 7 प्लस, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट 9 प्लस, इकोनॉमिक एंड रीजनल प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 13 प्लस। अच्छा, सोशल कल्चर पॉलिटिकल 6, जियोग्राफिकल थॉट में 10 प्लस ये भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, टेक्निक्स इन जियोग्राफी 10 ये भी इंपॉर्टेंट। इंडियन जियोग्राफी 11 प्लस, सॉरी ये 11 प्लस या 12 प्लस। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने अभी ये मार्क किया ये लगभग लगभग 10 या 10 से ऊपर है। यानी आपको अगर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए कर सकते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, उसके साथ रिलेटिवली इम्पोर्टेंट कौन सा है और उसके साथ लीस्ट इम्पोर्टेंट, यानी उस हिसाब से हम लोग प्रायोरिटी देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 10 से ऊपर कौन कौन टॉपिक है, अगर हम उसको लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है एक तो है जियोमॉर्फोलॉजी, उसके साथ साथ है क्लाइमेटोलॉजी, उसके साथ साथ है जियोग्राफिकल थॉट, उसके साथ साथ इकोनॉमिक जियोग्राफी एंड रीजनल प्लानिंग, और एक है इंडियन जियोग्राफी, और उसके साथ साथ अभी जो जियोग्राफिकल टेक्निक्स का क्वेश्चन है वहां से भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये थॉट है, ये टेक्निक्स। तो ये जो 6 चैप्टर है, 6 यूनिट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप टोटल करेंगे 6 यूनिट से यानी 10 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12, तो ये लगभग 70 के ऊपर जा रहा है। यानी इस 6 यूनिट से 3/4 ऑफ द पेपर आपको आएगा। अच्छा, आगे देखिए रिलेटिवली इंपॉर्टेंट, यानी ये आपने सबसे पहले पढ़ा है, उसके बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है। तो यहाँ पे अगर देंगे रिलेटिवली इंपॉर्टेंट तो आपको क्या मिलेगा, रिलेटिवली इंपॉर्टेंट में 2 यूनिट आप रख सकते हैं। एक है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट और दूसरा है एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट फर्स्ट पेपर में भी आएगा। तो उसके साथ आपको जो करना है वो है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट, और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट यानी सबसे कम टाइम देंगे किसको, एक है सोशल कल्चरल पॉलिटिकल और दूसरा है ओशियानिक ज्योग्राफी। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसको पहले पढ़ लिया, उसके बाद इसको, और उसके बाद लिस्ट इंपॉर्टेंट, एक हो सकता है। दूसरा है कि इसको कॉम्बिनेशन लेके चलिए। तो कॉम्बिनेशन में मान लीजिए आपने एक वीक पढ़ रहा है, तो एक वीक अगर पढ़ रहे हैं तो एक हार्ड टॉपिक यानी जहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना है, एक कम। तो आप अगर अच्छा, आपको एक देख लेना है कि यहाँ पे जो रिलेटिव इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये हम लोगों को पढ़ना कम है, उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सिलेबस ये तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पीवाईक्यू एनालिसिस देख लेना है। पीवाईक्यू से हम लोगों ने अभी जो कर लिया है, अभी कर लिया है हम लोगों ने यूनिट, कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों ने आपको बोल दिया। उसके ही साथ साथ यहाँ पे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और चैप्टर के साथ कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी उसका डिमांड क्या है और कौन सा की टर्मिनोलॉजी है जो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। उसके लिए आप क्लास को फॉलो करते रहिए। तो आपको अभी अगर पढ़ना है तो आप एक हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले पढ़ें, फिर रिलेटिवली इंपॉर्टेंट, फिर लिस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर अगर एक वीक बना के चल रहे कि 5 वीक में आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक थोड़ा हेवी लिखें जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आए, ज़्यादा पढ़ना है, और एक ईजी रखें मॉडरेट। तो उस हिसाब से भी आप कवर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो आज के लिए यही है, कौन सा यूनिट जियोग्राफी में इंपॉर्टेंट था, आपने कोशिश किया वही समझाने के लिए। आई होप अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखिए, और डाउट है तो आप कुछ भी कमेंट में पूछिए, हम लोग बाद में उसको कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।
फिर मिलेंगे आगे के क्लास में और आप पढ़ते रहिए।